हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हिंदी ग्रामर और हिंदी ग्रामर के अंतर्गत काफ़ी इम्पोर्टेंट और एक लेक्चर को हम लेकर आए, समास। दोस्तों, समाज आपने बचपन से पढ़ा है और फिर भी आप नहीं समझ पाए तो दोस्तों समाज में एक लेक्चर इसके माध्यम से, इसके बाद एक जो लेक्चर और आएंगे और आप समाज को पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों आज बेसिकली समझेंगे कि समाज क्या होता है और समाज को हम कैसे पहचान सकते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो तत्पुरुष समास ऐसा आता है कि इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, कौन सा मतलब कि द्विगु समास है, कर्मधारा कौन सा है, द्वंद्व समास कौन सा है, बहुव्रीहि कौन सा है, अव्ययभाव समास कौन सा है। दोस्तों हम किस तरह से पहचान सके कौन सा समास है जो कि कोई भी एक वर्ड रहता है, तो दोस्तों उसको भी हम देखेंगे आज ओवरव्यू। और फिर धीरे धीरे करके जितने भी समास है इन सब को हम एक एक लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। फिलहाल आज अभी हम देखते हैं एक ओवरव्यू छोटा सा। देखिए, आपको पता होगा कि संधि के बाद में समास ही आता है। दो वर्णों के मेल को संधि बोलते हैं, ठीक। और दो पद के मेल को, दोस्तों शब्द नहीं, आपको दो पद, जैसे कि एक शब्द इधर रहता है और एक शब्द इधर रहता है, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं? दो पद। दो पद का जब मिलाप होता है और कोई नया बनता है, कुछ नया परिवर्तन होता है उसमें, तो उसी को समास बोलते हैं, ठीक। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया राजकुमार। क्या लिख दिया मैंने? राजकुमार लिख दिया। ये राजा लिख दिया, राजकुमार नहीं, राजा कुमार, ठीक। लेकिन दोस्तों अगर इसको एक करना है तो हम इसका राजकुमार भी कर सकते हैं, ठीक। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, राजा का कुमार भी हो सकता है, ठीक। दोस्तों ये दो अलग अलग क्या है? राजा और कुमार दो अलग अलग क्या है? ये दो अलग अलग पद है। अब पद जुड़ गए ना तो कुछ परिवर्तन हुआ, जैसे राजकुमार कर सकते हैं या राजा का कुमार हो गया। तो यही दोस्तों समास होता है। संधि में दो वर्ण मिलते और कुछ परिवर्तन होता है और इसमें दो पद मिलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर याद रखिए कि जो राजा है ये एक पद हो जाता है और कुमार जो है ये दूसरा पद हो जाता है। तो दो पद के मिलने को ही समास हम बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर आपको क्लियर हुआ। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि जो ये पद है उसको पूर्व पद बोला जाता है। जो पहले का पद रहता है, अब न्यू पता चल रहा है दोस्तों, जो पहला रहता है उसको पूर्व ही तो बोलते हैं, और जो बाद का रहता है उसको उत्तर पद बोला गया। तो ऐसा भी आता है समास में, आपने सुना होगा कि पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद प्रधान है। तो दोस्तों वो भी हम देखेंगे। तो आप पूर्व और उत्तर किसको बोलते हैं वो आप पहले से मैंने बता दिया। तो जो पहले रहता है, जो आगे है, उसको पूर्व ही बोलेंगे और जो पीछे आ रहा है उसको उत्तर बोलेंगे, सिंपल। ये कुछ बेसिक सी बातें हुई दोस्तों जो आपको यहाँ पर पता ही। अब देखिए समास के बारे में बेसिक सी आपके मैंने जानकारी दी। अब हम देखते हैं समास के प्रकार। तो मेजरली दोस्तों समास के चार प्रकार ही बताए गए हैं। तत्पुरुष समास, हमारा द्वंद्व समास आ जाता है, बहुव्रीहि समास आ जाता है और अव्ययभाव समास आ जाता है। लेकिन दोस्तों दो समास और आ जाते, कर्मधारा और द्विगु। ये दोनों समास तत्पुरुष समास के अंदर ही आ जाते। मतलब मेजरली जो मान्यता दी गई है वो चार समास को ही दी गई है। ये दो समास को नहीं दी गई। दो समास तत्पुरुष के अंदर ही आते हैं, बाकी है तो ये भी समास ही। तो हमको तो समास पूरा करना है दोस्तों, इसको भी हमको करना होता है। तो यूँ हम देखें तो दो इनको भी जोड़ ले तो कुल 6 समास हो जाते। तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी। अब देखिए हम आज ओवरव्यू देखेंगे हर समास का दोस्तों, पूरा नहीं समझेंगे हर समास क्या है ने, क्या उसकी मुख्य बातें, उसके एग्जाम्पल नहीं, कुछ बेसिकली मैं बताऊंगा। पहचानना सीख जाएं कि किस समास को एक्चुअली हम कैसे पहचान सकते हैं। तत्पुरुष समास का आप याद रखिए कि इसका क्या रहता है, इसका उत्तर पद प्रधान रहता है। और पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है दोस्तों, ये हमने अभी मैंने मिटाया वही देखा। दोस्तों इसका उत्तर पद प्रधान रहता है, मतलब कि प्रधान का मतलब ये होता है कि मुख्य। पूर्व और उत्तर में से मुख्य कौन है, मतलब खास कौन है जिसके ऊपर वो वाक्य है, जो शब्द है किसके ऊपर है वो। तो जो मुख्य है वो उसको प्रधान बोला जाता है। तो चाहे पूर्व हो या चाहे उत्तर हो, लेकिन तत्पुरुष समास में जो इसका उत्तर पद रहता है वो प्रधान रहता है, मतलब वो मुख्य है। आप एक बात यहाँ से आपको समझे, क्या समझे कि इसका उत्तर पद प्रधान रहता है। यहाँ पर आप लिख दीजिए उत्तर पद। उत्तर पद क्या रहता है, इसका प्रधान रहता है, मतलब मुख्य रहता है। एक बात ऐसा आता है कि तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान है, तो उसको उत्तर कौन सा भी समास का पूछा जा सकता है, हम सबके देखेंगे। देखिए इस एक बात, उसका उत्तर पद प्रधान रहता है। दूसरा,
तत्पुरुष समास विभक्तियों में होता है। क्या होता है दोस्तों? विभक्ति में। मतलब आपने देखा होगा 8 विभक्ति होती है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण के, संप्रदान के लिए, ऐसा विभक्ति होते हैं ना। तो वही 8 विभक्ति है। 8 विभक्तियों में से जो पहली और आखिरी की विभक्तियों को छोड़ दिया गया, मतलब और बाकी की जो विभक्तियां है, जो विभक्ति बच रही है, वो तत्पुरुष समास में उन विभक्तियों को लिया गया। मतलब तत्पुरुष समास 6 विभक्तियों में ही आता है। जैसे आपने देखा होगा, और उनको इस समास का नाम दिया, जैसे जो कर्ता है माँ से शुरू होता है तो दोस्तों नीचे तक ये होता है, ठीक। जैसे कर्म को, करण के, संप्रदान के लिए, अपादान अलग होने पर, संबंध का, के, अधिकरण में, ये समास के नाम है, ठीक। और तत्पुरुष समास को आप पहचान सकते हैं कि इनमें क्या आता है, के लिए, में, के, अधिकरण में, ऐसे दोस्तों शब्द आते इसके अंदर। जैसे दोस्तों कुछ एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये प्रयोगशाला, क्या लिख दिया, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला एक शब्द है। अब समास विग्रह करना हमको, समास विग्रह का मतलब होता है उसको फैलाकर लिखना, मतलब उसको थोड़ा और लंबा चौड़ा करना, ठीक। तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, प्रयोगशाला का हो जाएगा प्रयोग के लिए शाला। क्या हो जाएगा, प्रयोग के लिए शाला। दोस्तों ये अब क्या है, समास विग्रह कर दिया। अब ये के लिए आया है, ये के लिए आया है, ये इस के लिए के अंदर ये शब्द के लिए आया। तो दोस्तों यहाँ पर के लिए आपको समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या बताया कि के लिए, में, के, जो भी इसके अंदर आता है वो तत्पुरुष समास ही होता है। ये एक पूरा तत्पुरुष समास है, इसके अंदर आपको के लिए दिख रहा है। तो दोस्तों दोनों पदों को मिलाने का कार्य जो करता है वो ये के लिए कर रहा है। तो दोस्तों यही है तत्पुरुष समास को आप इस तरह से पहचान सकते हैं, उसके अंदर आपको विभक्ति ही मिलेगी, ठीक दोस्तों। इसी तरह आप तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं, के लिए, के, उसमें सासी से, ऐसा, रारी रे, ये ऐसे ही आते हैं इसमें। ये तत्पुरुष समास वही होता है दोस्तों। एक ओवरव्यू मैंने बताया किस तरह से इसको पहचान सकते हैं। अब देखिए इसका उत्तर पद प्रधान है, ये आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं कि हमने तत्पुरुष समास को देख लिया है और तत्पुरुष समास के अंदर ही कर्मधारय द्विगु आते, तो उसको भी हम देखते हैं। देखिए जो तत्पुरुष समास होता है दोस्तों, उसके अंदर ये दोनों आते, तो दोस्तों इसका उत्तर पद प्रधान है। तो दोस्तों ये तत्पुरुष समास के अंदर ही ये दोनों, तो इनके भी उत्तर पद, इनके भी प्रधान ही होंगे। कौन से उत्तर पद, ये दोनों के, ठीक। ये आपको पता चल गया। कर्मधारय में क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर कर्मधारय में तुलना होती है। आप याद रखें कर्मधारय में क्या होती है, कर्मधारय में तुलना होती है। मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तुलना हो रही है। जैसे तुलना 2 प्रकार से होती है, एक तो उपमाय उपमेय और एक विशेषण विशेषज्ञ, जो मतलब एक गुण के आधार पर होती है, और एक डायरेक्टली तुलना होती है। ये मैंने आपको बता दिया। हम दोस्तों इनके एक एक चैप्टर में लेकर आऊँगा, तब हम बेसिकली हम सबको समझेंगे। मतलब अभी ओवरव्यू देख रहे हैं कि आप किस समास को किस तरह पहचाने, किस तरह याद रखें, बस वह देख रहे हैं। तत्पुरुष विभक्तियों में होता है, कर्मधारय में तुलना होती है। जैसे एक एग्जाम्पल दूँ, चरण कमल, तो चरण के समान कमल, ठीक। सीता का मुख चंद्रमा के समान, तो सीता का मुख है वो चंद्रमा के समान है। तुलना हो रही ना, यहाँ पर तुलना हो रही। कनक लता, तो कनक के समान लता, ऐसा जो तुलना होती है दोस्तों, जो भी तुलना वो कर्मधारय में ही आती है, ठीक। द्विगु समास, द्विगु समास में संख्या का बोध कराता है, इसका भी उत्तर पद ही प्रधान रहेगा। जैसे आप संख्या जो देखते, चौराहा, तो 4 राहें जाती है, चौराहा हो जाता है, ठीक। उसके बाद में सप्ताह, जो सप्ताह हम बोलते हैं दोस्तों, 7 दिन आ रहे हैं उसमें। शताब्दी, 100 वर्ष। पंचवटी, 5 वट, जो 5 वृक्ष एक साथ, उसको पंचवटी हम बोलते हैं दोस्तों। ये क्या है, षट, षड्यंत्र जो हो जाता है दोस्तों। जो संख्या का बोध होता है वहाँ पर हमको दिखता है कि जो संख्या है, संख्या का बोध हो रहा है, तो दोस्तों वहाँ द्विगु समास आप पहचान सकते हैं, ठीक। वो द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोस्तों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये, और इनमें योजक चिन्ह आपको ऐसा नजर आता है, जैसे आगे पीछे, अच्छा बुरा। जैसे हम लिखते हैं दोस्तों अच्छा बुरा,
है ना। तो हमको योजक चिन्ह ऐसा अच्छे या अच्छा लिखा हमने, फिर पीछे बुरा लिखेंगे तो ऐसा योजक चिन्ह लगाना पड़ता है ना। आगे पीछे लिखते तब भी हमको लिखना पड़ता है, या एक दूसरे के उल्टे लिखते हम दिन रात तब भी लगाना पड़ता है। गोरा काला, ऊपर नीचे, है ना, दूर पास, तो योजक चिन्ह की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों वही है, द्वंद्व समास में इसके दोनों पद बराबर होते हैं, ये आप याद रखें। तो द्वंद्व समास का ये आप समझ सकते हैं, ठीक। अब देखिए, बहुव्रीहि समास कोई विशेष हो जाता है, इसके भी दोनों पद बराबर ही रहते हैं और दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं, जो कोई खास होता है, विशेष होता है, उसको बहुव्रीहि समास हम बोलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मैंने बोल दिया कि 10 सिर वाला, 10 सिर वाला अर्थात रावण, ठीक। 4 भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। दोस्तों आप यहाँ पर कंफ्यूजिंग ना हो, ऐसा आता है क्योंकि बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास ये तीनों एक जैसे, मतलब मेजरली इनको डिफरेंस को आपको समझना होगा। जैसे तुलना हो रही है तो दोस्तों कर्मधारय आएगा, संख्या बताई जा रही है, अर्थ नहीं है उसका, सिर्फ संख्या है, तो वह द्विगु हो जाएगा। और दो मतलब संख्या है, कुछ भी है, वहाँ पर अर्थ निकल रहा है और कोई विशेष अर्थ निकल रहा है, खास चीज का अर्थ निकल रहा है। जैसे दशानन, अब जैसे दशानन मैंने बोला, अब आपको लगेगा कि भाई इसमें संख्या आ रही है तो द्विगु समास हो सकता है, ठीक। ऐसा नहीं है, उसका अर्थ नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ संख्या आ रही है, कोई मतलब सप्ताह, सप्ताह का मतलब क्या, सिर्फ 7 ही तो होता है, उसको दूसरा अर्थ निकलता है क्या, नहीं। लेकिन दशानन, 10 सिर वाला अर्थात रावण, रावण एक ही है, तो यहाँ पर विशेष बात हो गई ना, रावण तो एक ही है। 4 भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, विष्णु भगवान एक ही है, कुछ बहुत सारे थोड़ी एक ही विष्णु भगवान को मानते हैं हम, दोस्तों वही है। तो कुछ विशेष चीज जो होगी दोस्तों, जो दुनिया में दूसरा ना हो उसके समान, वो बहुव्रीहि समास में आएगा। दो पद मिलकर तीसरे का मतलब निर्माण करेंगे और इसके दोनों पद बराबर होते हैं। कर्मधारय में डायरेक्ट तुलना होती है, डायरेक्ट सामान्य चीजों की, ठीक है, और द्विगु में संख्या बताई जाती है। और बहुव्रीहि में क्या होगा कि इसमें विशेष, कोई विशेष बात होगी तो बहुव्रीहि में आएगी, सामान्य तो फिर कर्मधारय द्विगु में आ जाएगी, संख्या होगी सिर्फ तो द्विगु में। तो ये बहुव्रीहि आपको समझ में आया। अवयव भाव देखते, अवयव भाव में 2 पद होते तो इसका पूर्व पद प्रधान होता है। दोस्तों आप पद भी याद रखें, तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होगा और ये इन दोनों के अंदर ही, तो कर्मधारय द्विगु का भी उत्तर पद प्रधान ही होते हैं। और द्वंद्व और बहुव्रीहि दोनों पद बराबर होते हैं और अवयव भाव इन दोनों के बराबर, और अवयव भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा होता है, पूर्व पद। और इसमें क्या रहता है, इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, ये अविकारी होते हैं, मतलब लिंग वचन कुछ भी हो, ये मतलब क्या है कि एक जैसे ही रहते हैं, इन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, अविकारी होते। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, और लिंग वचन किसी का भी, वो अपने तरीके से अविकारी होते। आपने अविकारी अविकारी कहा तो आपको पता ही होगा, अविकारी जो चेंज ना हो, परिवर्तन ना हो। जैसे प्रतिदिन, अगर मैं बोल दूं प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का मतलब क्या है, कुछ भी हो, प्रतिदिन तो प्रतिदिन ही रहता है। मैं स्कूल जाता हूँ प्रतिदिन, तो दोस्तों प्रतिदिन ही रहेगा वो, तो प्रतिदिन हो जाता है, ठीक। उसके बाद में अगर देखें तो अनजाना हो जाता है, अनजाना, अजन्मा, ये दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड जो आते हैं वो अवयव भाव में आते हैं। दोस्तों एक एक करके इनको हम देखेंगे तो उसमें मैं और अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो आपको बेसिक सी बातें यहाँ पर समझ में आई, जो दोस्तों सब समझानी थी। दोस्तों तत्पुरुष समास ये 6 विभक्तियों में होता है और इसके अंदर आपको के लिए, को, का, की, के, ये में, रारी रे ऐसे मिलेंगे। तो तत्पुरुष समास विभक्तियों में होता है, ठीक। 6 विभक्तियाँ होती है इसकी। दोस्तों वह होता है, कर्मधारय में तुलना होती है, द्विगु में संख्या बताई जाती है, द्वंद्व में एक दूसरे का उल्टा होता है, बहुव्रीहि में 2 पद होते हैं, तीसरे का अर्थ बताते हैं, कोई विशेष। और अवयव भाव क्या होता है दोस्तों, ये परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों हमने समास को अच्छी तरीके से पहचान लिया, 6 समास को हमने। अब दोस्तों एक एक करके इनके लेक्चर आएंगे और हर समास को हम और अच्छी तरीके से जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।